पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉय हैज टू स्लाइड डाउन अ रोप हैविंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 3m/4, दैट इज इट कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम मास ऑफ 3m/4 ऑन इट. You have to find the acceleration with which the boy can come down safely. ठीक है, डायग्राम में आपको गिवन एक बॉय है जिसका मास m है, वो एक रोप पे लटका हुआ है. ही इज ट्राइंग टू कम डाउन. कौन सी डायरेक्शन में आना चाहते हैं? वो नीचे की तरफ आना चाहते हैं. लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊंगा, बॉय का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इफ दिस इज द बॉय, इसका एनर्जी कहाँ पे लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बट टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगी अगर इसको नीचे की तरफ क्लाइंब करना है? तो बताओ. ऊपर वाली टेंशन फोर्स तो हमेशा पुलिंग फोर्स है. टेंशन फोर्स कहाँ लगेगी? अपर डायरेक्शन में. लेकिन जा कहाँ पे रहा है बॉय? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बॉय जा कहाँ पे रहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लिखोगे? बताओ. व्हाट विल बी योर इक्वेशन ऑफ मोशन? mg minus t is equals to m. mg minus t is equal to m into a. जो इसने आपको क्वेश्चन में दिया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी रोप में टेंशन 3m/4 से ज्यादा हुई तो उस केस में क्या हो जाएगा? रोप ब्रेक हो जाएगी. अदरवाइज ब्रेक नहीं होगी. तो आपको टेंशन की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है. अब पूछा क्या है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? g minus t by m. g टेंशन कितनी दी हुई है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 3m/4. 3m/4 डिवाइडेड बाय m. ठीक है. टेंशन फोर्स क्या है? जी भी आएगा यहाँ पे साथ में, क्योंकि टेंशन जो है वो एक फोर्स है. यहाँ पे इसने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी है. सो 3mg/4. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? g माइनस 3g/4. सो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which the boy can climb down is equal to g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपकी एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगी. ब्रेक हो जाएगी. स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी. समझ में आया? पक्का. चाहे बॉय ऊपर जा रहा हो या बॉय नीचे जा रहा हो, किसी भी केस में इक्वेशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन सॉल्व करने का मेथड आपका सेम रहेगा. समझ आया? अगले क्वेश्चन पे आओ. क्या दिया इस क्वेश्चन में? पढ़ो. The combined mass of the block A with motor mounted on it is m. At t equal to 0, the motor is switched on. An inextensible string starts winding on the motor and the block B starts moving at an acceleration of a. If initial separation between the blocks is small l, you have to find the time after which the two blocks will collide. You have to assume that the friction coefficient between the blocks and the ground is mu. Friction coefficient की वैल्यू आपको mu given है. डन. सोचो कैसे करोगे. यहाँ पे आपको मोटर प्लस ब्लॉक का मास स्मॉल m दिए. जैसे 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 ही आपने t इक्वल टू 0 पे मोटर को स्विच ऑन किया, जो आपकी ब्लू कलर वाली जो स्ट्रिंग है वो मोटर के ऊपर वाइंड अप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा मोटर प्लस ब्लॉक सिस्टम, इस पे टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा और जो हमारा ब्लॉक बी है उस पे टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसको एनालाइज करो. तो उसको हमने अलग से ड्रॉ कर लेना है. इस चीज को हम डिलीट कर देते हैं और दोनों का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. दोनों का ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो ये आ गया. स्ट्रिंग को बीच में कर. हाँ, इधर देखो. अब जो हमारे पास 2m वाला ब्लॉक है, इस पे टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगी? टुवर्ड राइट हैंड साइड. सिमिलरली जो मेरे पास ब्लॉक प्लस मोटर का कंबाइंड सिस्टम जो है, इस पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड राइट हैंड साइड. एंड सिंस इट इज गिवन दैट यू हैव एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज वेल एज आइडियल स्ट्रिंग, अगर हम इसको एज्यूम करें जिसका कोई मास नहीं है, तो टेंशन दोनों एंड्स पे क्या रहेगा? सेम रहेगा. टेंशन की वजह से बी वाला ब्लॉक आपका टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए. विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए इट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. And let us say that the acceleration of the other block A with motor mounted on it is a1. इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? a1. तो सबसे पहले ये बताओ a1 और a दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल होंगे. दोनों अनइक्वल क्यों होंगे? क्योंकि वो उसके ऊपर माउंटेड है ना. अरे उसके ऊपर माउंटेड है, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है. स्ट्रिंग जितना बी ब्लॉक को खींचेगी अपनी तरफ, उतनी ही स्ट्रिंग आपकी मोटर के ऊपर वाइंड अप होगी. क्या बोला मैंने?
स्ट्रिंग जितना बी ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है एक्स अमाउंट से, उतना ही तो आपके ब्लॉक के ऊपर बाउंड हो रही है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ए और बी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव करेंगे, राइट हैंड साइड कितना मूव करेंगे, बाय द सेम डिस्टेंस एक्स। यस सर, हाँ ठीक है। तो दोनों का अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों की एक्सेलरेशन भी क्या आएंगी, सेम आएगी। क्यों? अगर x ऑफ a इज इक्वल टू x ऑफ b, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ a विल बिकम इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ b। फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b। तो दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या आएंगी, सेम। सो a1 विल आल्सो बिकम इक्वल टू a। अब मोशन की इक्वेशन लिखो। अगर मैं a की इक्वेशन लिखूं सो दैट विल बी t शुड बी इक्वल टू, सिर्फ t नहीं, साथ में हमारे पास ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है। अगर a वाला ब्लॉक हमारा टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितना मैग्नीट्यूड, F1। इसका खुद का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो हमारा b वाला ब्लॉक है उसके लिए बनाओ, सो 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, और 2mg वाला ब्लॉक कहाँ पे मूव करे, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड, कितना, F2। सो अब लिखो a की इक्वेशन ऑफ मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे, t माइनस F1 शुड बी इक्वल टू m1 इंटू a, जहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू इंटू n1, और n1 कितना रहेगा, mg। सो दैट विल बी म्यू m1g या म्यू mg। ऐसे ही जो मेरा सेकंड ब्लॉक जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, क्या लिखोगे, t माइनस F2 इज इक्वल टू 2m इंटू a इज इक्वल टू 2m इंटू a, और वहां पे F2 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स n2, और n2 कितना है, 2m इंटू g। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनी। इन दोनों को सॉल्व करो। सो सॉल्व करके आपके पास एक्सेलरेशन आएगी ब्लॉक की। दोबारा एक बात बताओ, जिस रेट से हमारा ब्लॉक बी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है, उतने रेट से हमारा स्ट्रिंग जो है वो बाउंड हुई है मोटर के ऊपर। लेकिन एक्सेलरेशन जो आएंगी वो हम मान के चल लेते हैं कि मान लो अलग अलग है। सॉल्व करके देख लेंगे, अगर आई इक्वल सो इक्वल होंगी, अगर नहीं इक्वल आई सो अनइक्वल होंगी। इस वाले मेथड को भूल लो। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि जो हमारा ब्लॉक है वो अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या लिख लेंगे, A1। ठीक है, टेंशन तो रोप में सेम है, फ्रिक्शन की हमें वैल्यू पता है। सो दोनों जगहों से हम टेंशन की वैल्यू को अगर इक्वेट कर दें तो आप क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन से F1 प्लस m इंटू A1 शुड बी इक्वल टू F2 प्लस 2m इंटू A। F1 और F2 की वैल्यू बताओ। तो वहां से A1 कितना आएगा, 2 म्यू mg माइनस म्यू mg प्लस 2m इंटू A। सो दैट विल कम आउट टू बी म्यू mg प्लस 2m इंटू A विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 1। मतलब पहले ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं आ रही है, वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। सो हमें एक्सेलरेशन पहले ब्लॉक की पता चल गई। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, if the initial separation between the block is L, then you have to find the time after which the two blocks will collide। अब देखो जो हमारा A वाला ब्लॉक है वो A1 एक्सेलरेशन से टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव किया, और जो B ब्लॉक है वो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव किया। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक की कितनी आएगी, क्या लिखेंगे, A1 माइनस A। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर मैं लिखूंगा, सो A रिलेटिव कितना लिखूंगा, A माइनस ऑफ माइनस A1। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम रिलेटिव लिख रहे हैं, और ये वाला माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो नेट कितना हो जाएगा, A प्लस A1। जब आपने A के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखी तो A वाला ब्लॉक आपका क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। A वाला ब्लॉक क्या हो गया, स्टेशनरी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो उसको टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे बताओ s की जगह क्या लिखोगे, l। ut कितना है, 0, और एक्सेलरेशन a की जगह क्या लिखोगे, A प्लस A1, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो वहां से टाइम कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ l 2l अपॉन a प्लस A1, और a प्लस A1 का मैग्नीट्यूड अगर आप डाल दोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम। बात समझ में आई।
सो डेट विल कम आउट टू बी, सॉल्व कर लेना। अच्छा यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन a1 जो लिखी है ये थोड़ी सी गलत लिख दी, होल डिवाइडेड बाय मास mv आएगा। सो इट विल कम आउट टू बी म्यू g प्लस 2a। सो जब आप टाइम को सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 2l अपॉन 2a प्लस a 3a प्लस म्यू g का रूट। दिस विल बी फाइनल टाइम। समझ में आई बात? पक्का? अगला क्वेश्चन चले। अगले क्वेश्चन में देख क्या दिया हुआ है। bead of mass m is free to slide on the string with some friction. If rod of mass capital M which is greater than small m and the system is released from rest at t equal to 0, the bead is located in front of the lower end of the rod as shown. You have to find the frictional force between the string and the bead if after t seconds bead reaches the opposite end of the rod. क्या दिया क्वेश्चन में दोबारा समझो कि आपके पास एक बीड है ग्रीन कलर वाली जिसका मास कितना है, स्मॉल एम मास है। ये रेड कलर वाली रॉड के लोअर एंड के सामने है। रॉड की लेंथ कितनी गिवन है, एल, और उसका मास कितना गिवन है, कैपिटल एम। एंड गिवन दैट कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, जिसकी वजह से रॉड किस तरफ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बीड की टेंडेंसी कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बीड जो है वो रोप के ऊपर लगी हुई है। किस तरीके से लगी हुई है, इस सिस्टम को समझो। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि ये आपके पास रोप है और जो बीड जो है ना वो इसके ऊपर ऐसे, समझ में आई बात? अब जो रोप जो है, रोप की टेंडेंसी कहाँ है मूव करने की, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ वाली जो रॉड जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। सो इस ब्लू कलर वाली स्ट्रिंग की टेंडेंसी कहाँ है, ऊपर जाने की तरफ। सो जो बीड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड। अरे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो बीड को कहाँ लेके जाएगा, अपने साथ ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो बीड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। बीड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बीड का खुद का मास है, जिस मास की वजह से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आई? Yes. पक्की बात। तो ये तो हो गया बीड का फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो रॉड इज लाइक दिस। रॉड का mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और रॉड के ऊपर स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स टी अपर डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। अब मुझे ये बताओ, जो हमारी टेंशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स F के बराबर होगा इस केस में। यस सर। बीड के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा उसने वो टेंशन की वजह से ही तो लगा ना एक तरीके से, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूंगा रॉड की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो क्या लिखोगे, फॉर रॉड कहाँ पे जा रहा है, कैपिटल एम लिख देते हैं इसको। रॉड कहाँ पे जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रॉड कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a1। सो रॉड की इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या लिखोगे, कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू एक्सेलरेशन यस सर। a1। अच्छा जो हमारी बीड है, बीड अगर बीड की जगह अगर ब्लॉक रहा होता तो वो ब्लॉक डेफिनेटली कहाँ जाता, अपर डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ब्लॉक आपके स्ट्रिंग से फिजिकली कनेक्टेड है। यहाँ पे जो बीड है वो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर जाने की टेंडेंसी रखती है, लेकिन उसका खुद का मास कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है, नीचे। एंड देयर कैन बी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द बीड। हो सकता है स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जा रही हो लेकिन बीड नीचे की तरफ आ रही हो, रिलेटिवली कहाँ आ रही हो, नीचे की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी बीड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। बीड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, mg माइनस f शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a2, स्मॉल m इंटू a2। एंड गिवन दैट द टेंशन T इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F। सो यहाँ पे हम T की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F, जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है निकालने के लिए। अब ये बताओ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बीड की विद रिस्पेक्ट टू रॉड कितनी आई, relative acceleration of bead with respect to rod। A relative कितने लिखोगे, acceleration of bead माइनस acceleration of rod। acceleration of bead कितना माना आपने, A2। acceleration of rod कितना माना, A1, नेगेटिव साइन, और दोनों की सेम डायरेक्शन रखी है इसलिए A2 माइनस A1 लिख लें।
रिलेटिव एक्सेलरेशन, पक्का? यस सर। अगर आपने रॉड के रिस्पेक्ट में बीड की रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखी तो आपने उसी वक्त क्या कर दिया, रॉड को स्टेशनरी कर दिया। अगर रॉड को स्टेशनरी कर दिया तो आपको बेसिकली ये पता चला कि अच्छा, क्या पता चला कि जो आपका बीड है वो ऊपर कितनी रिलेटिव एक्सेलरेशन से जा रहे, ऊपर की तरफ क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा मैग्नीट्यूड A1 का अगर A2 से ज्यादा आया तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मैंने A2 विद रिस्पेक्ट टू A1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ कि A रिलेटिव की डायरेक्शन क्या है, ये पिंक कलर वाली। अगर मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे जा रही होगी वो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। बात समझ में आया? या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप निकाल दो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू बीड। क्या लिखोगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू बीड। सो वो ए रिलेटिव जो मैं लिखूंगा ब्लू कलर वाला, वो क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बीड। रॉड की एक्सेलरेशन कितनी मानी है, A1, बीड की कितनी मानी है, A2। सो दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू बीड। और जैसे ही मैंने बीड के रिस्पेक्ट में लिखा तो बीड क्या हो गया मेरा, स्टेशनरी। और इस स्टेशनरी बीड के लिए मेरी रॉड किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, ए रिलेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है। जो मैंने इधर पिंक कलर से जो लिखा वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। बात समझ में आई? लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है, L। टाइम कितना लग रहा है, T। टाइम कितना लग रहा है, T। सो अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन यू विल से, क्या लिखोगे बोलो, S is equal to UT plus half. S is equal to UT plus half A T square। इनिशियली जीरो से शुरू हुआ था तो UT वाला टर्म तो जीरो हो गया। S की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ L, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू बीड कितनी आएगी, A1 माइनस A2 इंटू टी स्क्वायर। टी आपको दिया है, लेंथ आपको L दी हुई है। A1 और A2 की इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लें। A1 और A2 को ऊपर वाली इक्वेशन से अगर तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। A1 कितना लिखोगे, G माइनस एफ अपॉन कैपिटल M। और यहाँ से A2 को क्या लिखोगे, G माइनस एफ अपॉन स्मॉल m। दोनों की वैल्यू डाल दो। सो L इज इक्वल टू हाफ, A1 की जगह हमने क्या लिखा, G माइनस एफ अपॉन कैपिटल M माइनस A2 की जगह क्या लिखा है, G माइनस एफ अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो कितना लिखोगे, L इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट खोलो, G माइनस एफ अपॉन कैपिटल M माइनस G प्लस एफ अपॉन स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर। G से G आपका कैंसिल आउट होगा, F कॉमन आ जाएगा। सो F अपॉन 2 1 बाय स्मॉल m माइनस 1 अपॉन कैपिटल M इंटू टी स्क्वायर विल गिव यू द L। सो फ्रिक्शनल फोर्स F कितना आ जाएगा, 2L m अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू। समझ में आया? yes, sir. पक्का? yes, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया इसमें आपसे, यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग A एंड B फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द टू ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए आपको A और B वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा ब्लॉक 1 है वो कितने मास का है, 10 kg। और ब्लॉक नंबर 2 कितने मास का है, 35 kg। ब्लॉक नंबर 2 कितने मास का है, 35 kg। डन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड हम देखते हैं। सो इन द कन्वेंशनल मेथड यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिस्पेक्टिव मासेस। सबसे पहले हम 10 kg वाले ब्लॉक का अगर मास लें, 10 kg वाले ब्लॉक का मास लें और हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन जो है ना वो मैं ऐसे मान लो कि ये वाली स्ट्रिंग 1 है, देन यू हैव गॉट दिस स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग नंबर 2 एंड दिस इज योर स्ट्रिंग नंबर 3, ताकि हम इसमें टेंशन T1, T2 और T3 लिख सकें। ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और ब्लॉक की जगह मैं एक उसको डॉट की तरह शो कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो ब्लॉक नंबर 1 ऐसे, इसके ऊपर स्ट्रिंग A की वजह से टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट अस राइट TA। अब जो मेरी स्ट्रिंग नंबर 1 है उस पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड T1 और कितने एंगल पे लग रहा है वो, 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग नंबर 2 है, स्ट्रिंग नंबर 2 उस पे टेंशन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना T2 और कितने एंगल पे लग रहे हैं,
37 डिग्री। डन। साथ में जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 है इसका खुद का मास कितना है 10 kg, जिसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 10 g mg लगेगा। डन। ब्लॉक नंबर 2 की बात करो। ब्लॉक नंबर 2 का खुद का mg किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 35 g। इसके ऊपर दो टेंशन फोर्स लग रही है, एक तो लग रहा है टेंशन फोर्स T2 अपर डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T2 कहाँ लग रहा है अपर डायरेक्शन में, कितने एंगल पे लग रहा होगा वो भी 37 डिग्री पे। यस सर। कैसे क्या बोलोगे ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया ना 37 और 37 बनेगा। और स्ट्रिंग नंबर बी की वजह से एक टेंशन फोर्स आएगा पुलिंग फोर्स, टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा ए डायरेक्शन में आएगा टेंशन फोर्स, जिसको हम क्या लिखेंगे टी बी। और कितने एंगल पे लग रहा होगा वो 30 डिग्री पे। अच्छा सॉरी भैया ध्यान दो, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि 90। ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। सबसे पहले देखो T1 को अगर रिजॉल्व करोगे तो अपर डायरेक्शन में क्या आएगा T1 cos 60 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कितना आएगा T1 sin 60। और T2 को भी रिजॉल्व करो। सो T2 को रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा T2 sin 37 डिग्री और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा T2 cos 37 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही जो हमने बी का जो बनाया है इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे ले आओ। हाँ नेक्स्ट पेज पे देखो, T2 को रिजॉल्व करोगे अपर डायरेक्शन में कितना आएगा T2 cos 37 डिग्री और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में कितना आएगा T2 sin 37 डिग्री। सिमिलरली TB को जब आप रिजॉल्व करोगे सो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा TB sin 30 डिग्री और अपर डायरेक्शन में कितना आएगा TB cos 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। सो TA शुड बी इक्वल टू T1 sin 60 प्लस T2 sin 37 डिग्री। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे T1 cos 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू T2 cos 37 डिग्री प्लस 10g। यहाँ पे sin 37 की वैल्यू बताओ कितनी आती है 3/5 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। गुड। अब इस वाले मास के लिए बताओ, इसकी अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा T2 cos 37 डिग्री प्लस TB cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 35g। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए बताओ T2 sin 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू TB sin 30 डिग्री। वेरिएबल्स बताओ, अब काउंट करो वेरिएबल्स कितने हैं। TA 1 2 3 1 2 3 और नीचे देखो TB 4। इक्वेशंस कितनी आई 1 2 3 और 4 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल्स सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा कंप्लीट। आया ना? जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी TA की वैल्यू, इट विल कम आउट टू बी 300√3 प्लस 150 न्यूटन और TB की वैल्यू आएगी आपके पास 150√2 न्यूटन। ये आपके पास आएगा आंसर। समझ में आया? दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड उसको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इन इक्वेशंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये वाला जो मेरा मेथड है, इस मेथड में हम क्या करेंगे कि फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। बिना रिजॉल्व किए अगर मुझे फोर्सेस के बीच का एंगल अगर पता हो, फोर्सेस के बीच का अगर मुझे एंगल पता हो तो एंगल के बेसिस पे मैं डायरेक्टली एक डायग्राम बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं लामीज थ्योरम। पता है लामीज थ्योरम के बारे में? देखो कोई नहीं,
हम यहाँ पे पहले वो सारे सारे फोर्सेस हटा देते हैं जिनको हमने रिजॉल्व किया है। ओरिजिनल डायग्राम से कितना था, ठीक है। अच्छा, अब लामीज थ्योरम क्या बोलती है कि आपके डायग्राम में जब कंकरेंट फोर्सेस आते हैं सो फोर्सेस के बीच के जो एंगल्स जो हैं वो क्या रहने चाहिए। लामीज थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है। सो ए ब्लॉक के लिए आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 4 फोर्सेस लग रहे हैं। सो हम ए के लिए ना यूज करके इसको बी के लिए यूज करके देखते हैं। सो बी का फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम उन सारे फोर्सेस को हटा देंगे जिनको हमने रिजॉल्व किए। सो ये हटा दो, ये हटा दो, T2 को भी हमने रिजॉल्व किया था, इसको भी हटा दो, ये भी हट जाएगा। डन, ठीक है। और ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास 3 फोर्सेज हैं, 35G, TB और T2। हर फोर्स के ऑपोजिट जो एंगल जो बन रहा है ना, उस एंगल को देखो कितना एंगल बन रहा होगा वो। सबसे पहले देखते हैं T2 के ऑपोजिट वाला एंगल। अगर T2 के ऑपोजिट वाले एंगल की बात करूं तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में से एक एंगल 30 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? 150 डिग्री। कितना एंगल बचेगा? 150 डिग्री। सिमिलरली जो TB वाला जो मेरा टेंशन फोर्स है उसके ऑपोजिट जो एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस 37 डिग्री। इसको बस 180 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हो। और जो मेरा ब्लू वाला जो मेरा फोर्स है 35G, उसके सामने वाला एंगल कितना बना? 30 प्लस 37 डिग्री। सो लामीज थ्योरम क्या बोलती है, लिखोगे क्या आप यूजिंग लामीज थ्योरम? एक फोर्स लिखो T2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल जो T2 के ऑपोजिट है। कितना एंगल आया? 150 डिग्री। शुड बी इक्वल टू TB। और TB के ऑपोजिट वाला एंगल कितना है? 180 माइनस 37। सो यू विल राइट साइन ऑफ 180 माइनस 37 विल बी इक्वल टू तीसरा फोर्स कौन सा है? 35G। और 35G के ऑपोजिट एंगल कितना आया? साइन ऑफ 30 प्लस 37। समझ में आया? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो गिवन कि आपको कोई एक वैल्यू गिवन हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 35G अपॉन साइन ऑफ 30 प्लस 37 आपको पता होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने से आप TB और T2 की वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको इक्वेशन में फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक वेरिएबल के बेसिस पे सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। समझ में आई बात? पक्का। लेकिन ये आप तभी यूज करोगे जब आपका सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, जब आपके पास 3 कंकरेंट फोर्सेज होंगे। कंकरेंट फोर्सेज मतलब 3 ही लग रहे होंगे एक बॉडी के ऊपर। कंकरेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट फोर्सेज? वो फोर्सेज जो सेम पॉइंट से पास कर रहे हो, वो फोर्सेज जो सेम पॉइंट से पास कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? कंकरेंट फोर्सेज। अगर फोर्सेज सेम पॉइंट से पास नहीं पास कर रहे तो आप लामीज थ्योरम को नहीं यूज कर सकते और उस केस में फोर्सेस की वजह से सिस्टम में टॉर्क भी आ जाएगा। हाँ। समझ में आया? यस सर। पक्का। आगे चलें। यस सर। अगला क्वेश्चन आप, ये है आपका मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम। मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम, इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। ऐसे सिस्टम में जब भी आपके पास मल्टीपल पुलीज होंगी और फ्लोटिंग पुलीज भी होंगी। फ्लोटिंग पुली का मतलब क्या है? ध्यान दो इधर, हवा में तो सारी लटक रही हैं, मतलब उससे जुड़ी नहीं हुई। हाँ, जो किसी सपोर्ट से नहीं जुड़ी हुई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऊपर वाली टॉप की जो 2 पुलीज जो है, कौन सी? ये वाली पुली और ये वाली पुली। ये दोनों पुलीज क्या है? हमारे सपोर्ट के साथ फिक्स्ड हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पुलीज हैं वो सारी पुलीज क्या है? फ्लोटिंग पुली। बाकी सारी पुलीज क्या है? फ्लोटिंग पुली। सो ऐसे केसेस में क्या करो, सिस्टम को हम थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करेंगे। जो पहले तो ब्लॉक्स के मास से देखो, A, B और C। A और C का मास कितना है? 10 kg और 10 kg। वो किसी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट अस से कि जो आपका 10 kg वाला ब्लॉक है A, वो नीचे मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1। दूसरा 10 kg वाला ब्लॉक ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1। जब तक सिस्टम
सॉरी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a3 लिख लो। जो भी है। जब तक सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है आप किसी भी ब्लॉक की एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो। सॉल्व करो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आती है तो आपकी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, अदरवाइज एज्यूम डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। Opposite है, हाँ। लेकिन तब भी आपको सेंस ऑफ मोशन पता होना चाहिए। अगर मैं सेंस ऑफ मोशन यहाँ पे समझूं तो ये देखो, जब सी वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अपने साथ की पुली को कहाँ लेके जाएगा, इधर देखो, साथ की पुली को कहाँ लेके जाएगा, नीचे की तरफ। अगर पुली को नीचे की तरफ लेके गया तो हमारी ये वाली ब्लू वाली स्ट्रिंग ये तो फिक्स्ड है ऊपर वाले पॉइंट से, सो ये वाली ब्लू वाली स्ट्रिंग जो हमारे पुली के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगी, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये बड़ी वाली पुली को कहाँ पे लेके जाएगी, नीचे की तरफ। सो जो हमारी रेड वाली स्ट्रिंग है ऑन द राइट हैंड साइड ये क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाली पिंक वाली जो हमारी पुली है ये कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से 5 kg वाला ब्लॉक कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे। लेकिन 10 kg वाला ए वाला ब्लॉक को अगर देखो, इस ब्लॉक को देखो, सो ए वाला ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, जिसकी अरे नीचे की तरफ जाने की तुमने टेंडेंसी मानी है ना, मानी है, हाँ। सो ये रेड कलर वाली जो स्ट्रिंग का जो पोर्शन है ये कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रेड वाला कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर की तरफ। तो बड़ी वाली पुली कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगी, ऊपर की तरफ। तो मास बी कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? दो टेंडेंसी साइमल्टेनियसली हो रही है, किसको फॉलो करेगा वो हमें नहीं पता, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। वो हम क्या करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। सो इन सबको हटा दो। अब हम कोई एक सेंस ऑफ मोशन मान लेते हैं। बताओ क्या मानोगे, ऊपर या नीचे की तरफ मानना चाहते हो? ऊपर। ऊपर की तरफ मान लो कि बी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितनी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, a2। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन लिखेंगे, सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन लिखेंगे। और आप वो सारी स्ट्रिंग्स आइडेंटिफाई करोगे जो सेम स्ट्रिंग्स है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपकी रेड कलर वाली स्ट्रिंग है ये हर बार सेम रही होगी, और एक दूसरी आपकी येलो कलर वाली स्ट्रिंग रही होगी, दूसरी येलो कलर वाली स्ट्रिंग रही होगी ना। तो जो आपकी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है उस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में एक आपको टेंशन एज्यूम करनी है। किसमें एज्यूम करोगे, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में। सो लेट अस एज्यूम कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में जो आपकी टेंशन जो आ रही है वो टेंशन पुलिंग फोर्स होनी चाहिए। सो लेट द टेंशन इज लाइक दिस। टेंशन फोर्स आप सब पे बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब सी वाला ब्लॉक देखो। सी वाला ब्लॉक अगर देखोगे तो जो पुली है, कौन सी पुली की बात की जा रही है, इस वाली पुली। ये पुली क्या है, मासलेस। अगर पुली मासलेस है तो इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या हो देंगे, 0। क्यों, मासलेस है, जितने से नीचे जा रही होगी मतलब ऊपर उतना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलेगा, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास 0 है तो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड आल्सो बी इक्वल टू 0 ना। यस सर। सो अगर पुली के ऊपर टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ लग रही है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स कितनी लगनी चाहिए। सो सी वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स कितना लगेगा, 2T। समझ में आया? अब आज जो बी वाले के लिए, बी वाले के लिए भी क्या बोलोगे, नीचे 2T लग रहा है, ऊपर 2T लग रहा है। कितना लग गया, 2T। लेकिन ए वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा है, T। ठीक है। Yes. अच्छा, अब आगे सुनो, जो हमारी रेड कलर वाली स्ट्रिंग जो हमने मानी है, रेड कलर वाली स्ट्रिंग जो मानी है वो कौन सी स्ट्रिंग मानी है, आइडियल स्ट्रिंग। यस सर। सो कंसीडरिंग आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग की assumptions क्या क्या होती हैं, मासलेस, दूसरा इनएक्सटेंसिबल, तीसरा नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। तो फ्रिक्शनलेस भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो वो क्या अपने अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकती है, नहीं। हाँ, नहीं, कभी नहीं कर सकती। तो मासलेस होने की वजह से नो पोटेंशियल एनर्जी। इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रेच तो होगी नहीं, अगर स्ट्रेच नहीं होगी तो क्या अपने, अच्छा मासलेस है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं करेगी और साथ में कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं स्टोर करेगी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर भी नहीं करने वाली। इनएक्सटेंसिबल है, उसकी वजह से भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर करेगी। फ्रिक्शनलेस है, इसलिए कोई एनर्जी का डिसिपेशन भी नहीं होगा। सो आपकी जो स्ट्रिंग है वो अपने अंदर कोई भी टाइप की एनर्जी नहीं स्टोर करी। लेकिन अगर मैं देखूं जो मेरा ब्लॉक सी जो है उसके मोशन की वजह से रेड कलर वाली जो मेरी स्ट्रिंग जो है ये कुछ कुछ मूव की थी,
और इसके मोशन की वजह से ए ब्लॉक और सी ब्लॉक आपस में मूव किए थे। सो स्ट्रिंग ने अपने अंदर एनर्जी क्यों नहीं स्टोर की, लेकिन उसने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर करवा दिया एक जगह से दूसरी जगह तक, एनर्जी को ट्रांसफर करवाया, बट it has not stored any energy within itself, so the net work done by the string will be equal to zero. Yes sir. Net work done by the string will be equal to zero. हाँ या ना? Yes sir. बोल. Yes, Net work sir. done by the string will be equal to zero. So W net किसका? String का zero क्या होना चाहिए? Zero. कौन सी वाली string का zero बोला मैंने? Red वाली string का. Yes, sir. Similarly जो मेरी yellow वाली string है उसका भी work क्या होगा? Zero होगा. Work net work done by the yellow colored string will also be equal to zero. इन दोनों को अगर मैं एड अप कर दूंगा तो जीरो प्लस जीरो तो क्या आएगा? जीरो. मतलब नेट वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स इन द Zero. पुली सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो, चाहे वो अलग अलग स्ट्रिंग हो चाहे वो सेम स्ट्रिंग हो. Yes. सबका सम कितना कर देना है? जीरो कर Zero. देना है. डन. अब बता, ए वाला जो ब्लॉक है उस पे टेंशन कहाँ लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसका मोशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर एक्सेलरेशन उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम की है तो उसका मोशन भी किस तरफ हो रहा होगा? नीचे की तरफ. Yes sir. तो ए का मोशन हमने कहाँ पे मान लिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कितना? x1 लिख लेते हैं. ठीक है. बी की अगर एक्सेलरेशन a2 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बी का मोशन भी कहाँ मान लेते हैं? Upward direction. कितना? x2. X2. सिमिलरली सी को वहाँ कहाँ पे माने? a3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कितना मान लेते हैं? x3. अब मुझे वर्क डन बताओ, ए के ऊपर टेंशन की वजह से कितने? टी अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसका मोशन कहाँ पे हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो उसका वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. कितना लिखोगे? माइनस टी इंटू x1 प्लस बी वाला ब्लॉक बताओ. टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? 2t और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x2. सेम डायरेक्शन में, तो कितना लिखोगे? 2t इंटू x2 Yes sir. प्लस थर्ड ब्लॉक सी वाला टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? 2t. 2t. लेकिन Okay. डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? x3. कहाँ पे? Negative. डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया. हम साथ में क्या लगा देंगे? एक नेगेटिव साइन. और नेट वर्क डन बाय ऑल द Zero. सिस्टम शुड बी इक्वल टू जीरो. Yes. मैंने किसी और का क्यों नहीं लिखा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि बाकी जो है वो सारी सारी मासलेस पुली हैं, तो उसके अंदर तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आना. Yes. मासलेस है ना, मैं सिर्फ मास वाली टर्म्स की बात करूंगा. अब बताओ, इसको सॉल्व करो. टेंशन टी 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 हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा. नेगेटिव टर्म्स कौन कौन सी आएंगी? x3 वाली और x1 वाली, जो इक्वलिटी की दूसरी तरफ चली जाएगी. तो क्या लिखोगे? 2x2 शुड बी इक्वल टू 2x3 प्लस x1. डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2v2 इज इक्वल टू 2v3 प्लस v1. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखोगे? 2a2 इज इक्वल टू 2a3 प्लस a1. बात समझ में आई? Yes sir. पक्की बात. एक तरीके से हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे हमने टेंशन का वर्क लिखा. चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो. कैसे लिख देना है डायरेक्टली? टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सभी मासेस के लिए क्या होना चाहिए? जीरो. हाँ. तो आप क्या लिखोगे? दूसरे मेथड से देखो. शॉर्टकट मेथड नहीं है, किया हमने यही है. ब्लॉक ए के लिए देखो, टेंशन फोर्स टी कहाँ पे लग रही है? ऊपर की तरफ. एक्सेलरेशन a1 का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्या लिखोगे? माइनस टी इंटू a1. ब्लॉक बी के लिए बताओ, टेंशन फोर्स 2t अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन a2 भी कहाँ पे माना है आपने उसका? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस 2t इंटू a2. Yes sir. ब्लॉक सी के लिए टेंशन फोर्स 2t अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसका मोशन कहाँ पे हुआ है? a3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस 2t इंटू a3 इक्वल टू जीरो. सॉल्व करोगे तो आपके पास यही रिलेशन आएगा. Yes. सो दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन विच वी हैव डेवलप्ड. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ठीक है. अब ए, बी और सी का फ्री बॉडी डायग्राम से डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो. तो बताओ क्या लिखोगे ए के लिए? ध्यान दो, ए कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे की तरफ. तो क्या लिखोगे? 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10 टाइम्स a1. Yes sir. बी के लिए बताओ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? 2t 2t माइनस 5g इज इक्वल टू 5 टाइम्स a2. Yes sir. सी वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? 10g minus 2t. 10g माइनस 2t इज इक्वल टू 10 10 into a3. Yes sir. अब बताओ, आपके पास वेरिएबल्स कितने थे? वेरिएबल्स काउंट करो. टेंशन A1 a1 a2 और a3. इक्वेशंस कितनी आई? 1 2 3 और 4. कंस्ट्रेंट रिलेशन वाली इक्वेशन नंबर 4. Yes. 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल. सॉल्व करोगे
ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन A2 5 kg वाली ब्लॉक की जो है इट विल कम आउट टू बी 70/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। समझ में आया? yes, sir. सॉल्व आप कर सकते हो, आंसर कितना आएगा वो मैंने बता दिया, टैली कर लेना। ठीक है, आगे देखें। आओ अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ ए इज 20 kg एंड मास ऑफ बी इज 80 kg, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। बहुत इजी है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बोलो, जो आपके पास लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन आइडेंटिफाई करो। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है यहाँ पे, येलो कलर वाली, सबसे ब्लू वाली। येलो, अरे लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बार आपकी रिपीट हो रही है। अच्छा वो वैसे। देखो टेंशन कितना लिखोगे, टी टी 2T टी टी यहाँ पे कितना आएगा 2T। सो जो ब्लू कलर वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स कितना आ गया 2T और 2T। सो ये व्हाइट कलर वाली स्ट्रिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा 4T और अपर डायरेक्शन में भी कितना आएगा 4T। ठीक है, ए का मास कितना दिया हुआ है 20 kg और बी का मास कितना दिया हुआ है 80 kg। सो नेचुरली मैं बी का मोशन कहाँ पे मानूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आ जाओ मान लो बी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितनी एक्सेलरेशन के साथ A2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं बी, तो वो अपने वाली पुली को भी कहाँ लेके जाएगा अपने साथ साथ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस वाली पुली को कहाँ पे लेके जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पुली अगर नीचे की तरफ आएगी तो दूसरी वाली पुली बताओ कहाँ पे जाएगी, नीचे। ये ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ। ये अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये अपने साथ साथ इस ब्लू कलर वाली पुली को कहाँ लेके जाएगी, ऊपर की तरफ। सो जो मेरा ए वाला ब्लॉक जो है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। उसकी टेंडेंसी कहाँ होगी जाने की, ऊपर की तरफ। तो हम मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1। डन। आओ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले बी ब्लॉक के लिए अगर लिखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या लिखोगे, mBg माइनस 2T शुड बी इक्वल टू mB इंटू A2। यस सर। ए वाले ब्लॉक के लिए लिखो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेंशन फोर्स ज्यादा रहा होगा 4T माइनस MAg इज इक्वल टू MA इंटू A1। यस सर। MB और MA की वैल्यूज आपको पता है, कितने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स काउंट करो। टेंशन फोर्स T एक, एक्सेलरेशन A2 और एक्सेलरेशन A1। इक्वेशन कितनी बनी, दो। सो तीसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कैसे डेवलप करोगे बताओ, 40 into A1। कंस्ट्रेंट रिलेशन जो आपका बनेगा क्या लिखोगे, 40 सबसे पहले ए वाले ब्लॉक के लिए 40 इंटू A1, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लिख लिया 40 इंटू A1 माइनस 2T। प्लस क्या लिखोगे 2T into माइनस A2। 2T इंटू माइनस A2। वेरी गुड, शुड बी इक्वल टू 0। सो 4 टेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4A1 माइनस 2A2 शुड बी इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, A2 इज इक्वल टू 2A1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, बोलो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा आंसर, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन A1 विल कम आउट टू बी 70/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन A2 जो मिलेगा इट विल कम आउट टू बी 140/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। समझ आई बात, यस। पक्का? आगे देखें, यस। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्दर क्या करना है, अभी आप इजीली कर सकते हो डायरेक्टली। बताओ सबसे पहला स्टेप दोबारा बोलो जल्दी से। 10 kg का लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में पहले टेंशन ले लेंगे। हाँ, सो जो रेड कलर वाली स्ट्रिंग है वो मेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। सो इसमें टेंशन फोर्स T हम लिखना शुरू करते हैं। T और T अपर डायरेक्शन में, सो यहाँ पे 2T और इसके ऊपर लगने वाला है 2T। T और T यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा 2T, इधर कितना आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2T, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा 2T और ए के ऊपर अपर डायरेक्शन में कितना टेंशन फोर्स लगेगा 2T। ठीक है, अब फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, सेंस ऑफ मोशन को समझना है। ए वाला जो ब्लॉक है उसको हम मान लेते हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, कितनी एक्सेलरेशन के साथ A1, जिसकी वजह से आपकी ये ब्लू कलर वाली जो पुली है ये कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगी, ऊपर की तरफ। ये अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगी तो बी वाले ब्लॉक को कहाँ ले जाने की टेंडेंसी रखेगी, नहीं पता। बी वाले ब्लॉक को नीचे मान लो, मेरे को नहीं पता किस तरफ आएगी, कहाँ मान लेते हैं नीचे, क्योंकि इसका भी मास जो है वो 5 kg वाली से ज्यादा है ना। तो मैंने 10 kg वाली के लिए क्या मान लिया, A2 नीचे की तरफ। A2 नीचे की तरफ जाएगा तो ये बताओ जो आपकी ऑरेंज कलर वाली पुली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कहाँ जाएगी,
पता नहीं। बी अगर नीचे की तरफ गया तो ये पुली, ऑरेंज कलर वाली पुली को कहाँ लेके जाएगा? ऊपर की तरफ। यस सर। जिसकी वजह से सी की टेंडेंसी कहाँ होगी? ऊपर की तरफ जाने की। हम्म, सी की टेंडेंसी कहाँ होगी? ऊपर की तरफ जाने की। सो लेट अस से कि सी ऊपर की तरफ मूव किया, कितना? एक्सेलरेशन के साथ a3। ठीक है। डन। अब बनाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले ए के लिए क्या लिखोगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे तो क्या लिखोगे? 10g माइनस 2t इज इक्वल टू 10 टाइम्स a1। यस सर। बी कहाँ पे जा रहे? नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे? 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a2। यस सर। सी वाला ब्लॉक बताओ, ऊपर की तरफ जा रहे तो क्या लिखोगे? 2t माइनस 5G 5g इज इक्वल टू 5a3। यस सर। वेरिएबल्स काउंट करो, कितने वेरिएबल्स आए? टेंशन a1 A2 a2 और a3। इक्वेशंस कितनी आई हैं? 3। चौथी इक्वेशन कौन सी बनेगी? कंस्ट्रेंट रिलेशन। बताओ कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लिखोगे इसमें? माइनस 2t माइनस 20t। डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बता दो। नहीं, पूरा पूरा बोलो। सबसे पहले ए के लिए क्या लिखोगे? 2t इंटू माइनस है माइनस a1 प्लस t इंटू के अंदर माइनस a2 t इंटू माइनस a2 और फिर प्लस 2t इंटू के अंदर a3 2t इंटू a3 शुड बी Zero. इक्वल टू 0। समझ में आया कंस्टेंट रिलेशन कैसे लिखा? Yes, टेंशन t हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखोगे? 2 माइनस 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0। सो बेसिकली a3 कितना आ गया? a1 प्लस a2 बाई 2। यस ये बन गई आपकी चौथी इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन बनी। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg मास। मतलब आपको निकालना क्या है? a3। क्या निकालने? a3 हम मान लेते हैं a3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जब आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 70/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a3 को जब आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 70/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में? अपर डायरेक्शन। ठीक है। सॉल्व करके देखना है a1 और a2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल के देखना और देखना पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। समझ में आई बात? पक्का? आगे बढ़े। अगला सिस्टम। हियर यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 20 kg ब्लॉक इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से आपने रिलीज किया। यहाँ पे बताओ, जब भी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हों, सो चाहे आपका 20 kg वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखा है और 10 kg वाले ब्लॉक की जगह का 1 ग्राम का ब्लॉक भी अगर रखा होता तो वो नीचे की तरफ ही आएगा बाय डिफॉल्ट। कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ। सबसे पहले स्टेप क्या करना है बोलो? टेंशन फोर्स टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो इन केस अगर आप ये एज्यूम करो कि यहाँ पे टेंशन फोर्स टी है, सो इस वाली में कितना पुट करोगे आप? t/2 t/2 और t/2 कोई दिक्कत नहीं है। इधर t/2 और t/2 है तो ये येलो वाली स्ट्रिंग में कितना आएगा? t/4 और t/4 और 20 kg वाले ब्लॉक पे भी कितना लगेगा? t/4 लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व वैसे भी कर सकते हो। जनरली हम फ्रैक्शंस में जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अदरवाइज आंसर तो आएगा। देखो हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस में लिख लिया। अब बताओ, सबसे पहले 10 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो हम मान लेते हैं कि 10 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं? a1 और 20 kg वाला ब्लॉक टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन 10 kg वाला ब्लॉक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखोगे? 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a1। 20 kg वाले ब्लॉक के लिए बताओ क्या लिखोगे? t/4 इज इक्वल टू 20a2, क्योंकि कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। कितने वेरिएबल्स आए? 3। टेंशन, a1 और a2। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सॉल्व हो सकती। तीसरी इक्वेशन हमें कौन सी लिखनी होगी? कंस्ट्रेंट। बताओ कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लिखोगे 10 kg वाले ब्लॉक के लिए? माइनस t इंटू माइनस a1 प्लस t/4 इंटू के अंदर t/4 इंटू a2 शुड बी इक्वल टू 0। t कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a1 विल कम आउट टू बी a2/4 और यू मे राइट दैट a2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स a1। दिस इज योर रिलेशन नंबर 3। समझ में आया? रिलेशन नंबर 3 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सो आपके पास एक्सेलरेशन a1
जो आएगा A1 will come out to be 10/33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन A2 जो आएगी इट विल कम आउट टू बी 40/33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। आगे देखो, अब यहाँ पे हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर भी रखा हुआ है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। सो दिस इज नोन एज योर वेज पुली सिस्टम, दिस इज योर वेज पुली सिस्टम। डन। वेज पुली सिस्टम में अब हम दोनों अलग अलग बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और साथ में गिवन है कि आपका जो 2M वाला जो ब्लॉक है इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F भी लग रहा है टुवर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, हाँ। अब बताओ, फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स F लगने की वजह से 2M वाला जो रेड कलर वाला ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करने की। सो जैसे ही ये 2M वाला ब्लॉक टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करेगा, जो आपका स्मॉल m मास है वो कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ये बात अच्छे से दिख रही है, वो कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन ये एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहे हैं जो खुद आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो हम दोनों चीज़ों का ध्यान रख के साथ में बनाएंगे। हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम 2M वाले ब्लॉक का। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2M। बताओ, इसको एक पॉइंट मास मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल फोर्स है टुवर्ड राइट हैंड साइड लगा। 2M वाले के ऊपर बताओ टेंशन, सबसे पहले हम टेंशन को यहाँ पे बनाएंगे। टेंशन कहाँ कहाँ लग रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड टेंशन यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर भी T, इधर T, इसके ऊपर T, इसके ऊपर T और इसके ऊपर भी T। डन। जो आपका 2M वाला जो ब्लॉक है इसने दो पुलिस को अपने ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। कौन कौन सी पुलिस हैं वो, एक तो ये वाली पुली ऑरेंज कलर से जो हाईलाइट की, और दूसरी कौन सी जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट की है। ये वाली दोनों पुलिस को इसने अपने ऊपर अगर सपोर्ट करवाया है तो पुलिस के ऊपर लगने वाले जो टेंशन फोर्स हैं वो भी आपके 2M वाले के ऊपर लगेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बात समझ में आई, इनको नेग्लेक्ट नहीं करने। सो आप बताओ 2M वाले ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स F तो टुवर्ड राइट हैंड साइड लग रहा है, इसके अलावा कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है टेंशन फोर्स T, ये वाला, ये वाला जो टेंशन फोर्स T है ये लग रहा है कहाँ पे, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ड्रॉ कर दो। और बताओ, और बताओ, जो आपके पास इधर देखो ये वाला टेंशन फोर्स T आपके इस वाले टेंशन फोर्स T के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लग रहे लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सिमिलरली ये वाला टेंशन फोर्स T किसके साथ कैंसिल आउट होगा, इस वाले टेंशन फोर्स T के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए मैं इसको सिस्टम के ऊपर ड्रॉ करके आप रिमूव कर दो। पहले तो ड्रॉ करो ताकि आपको पता हो कि सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। एक टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में लगा और उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। एक टेंशन फोर्स T टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड लगा तो उसका ऑपोजिट राइट हैंड साइड में भी लगा। समझ में आया? पक्का? सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितने हो गए, F और T आया। तो इसके लिए बताओ आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। ये टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करेगा, सो आप क्या लिखोगे, F माइनस T इक्वल टू 2M इंटू A, 2M इंटू A मान लो, एक्सेलरेशन A है। ठीक है, अब ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम किसका, स्मॉल मास M का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल मास M। बताओ स्मॉल मास M पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। मैंने जो फोर्सेज जो दिखाए हैं 2M का, एक 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, जो भैया आपने मिस कर दिया। पता था 2mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 भी लग रहा होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब बताओ स्मॉल मास M के लिए, नीचे mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, गुड। लेफ्ट में T एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा होगा, और जो 2mg वाला है उसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा M की वजह से। और बताओ, और बताओ, और बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, एक टेंशन फोर्स T लगेगा टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड टेंशन फोर्स T। इसकी वजह से
आपका स्मॉल मास m एक डायरेक्शन में मूव करेगा, हम एक्सेलरेशन अलग अलग मान लेते हैं दोनों ब्लॉक की, इसकी आपने मान ली a2, सो स्मॉल मास m की जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, t इक्वल टू m इंटू a1. a1 और a2 में रिलेशन बताओ क्या होगा, a1 और a2 में रिलेशन बताओ क्या होगा, इक्वल होंगे, दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएंगी, इक्वल. क्यों, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितना ब्लॉक आपका एक आगे की तरफ मूव किया दूसरा उतना ही तरफ ब्लॉक पीछे। आपका दूसरा पीछे की तरफ मूव करेगा. सो मैग्नीट्यूड वाइज a1 विल बिकम इक्वल टू a2. सो अब यहाँ पे मुझे बताओ वेरिएबल्स कितने मिले आपको, तीन, टेंशन फोर्स t, एक्सेलरेशन a2 और a1 तो एक ही है. सो दीज आर अ सिंगल वेरिएबल ओनली. सो दो वेरिएबल मिले और दो इक्वेशंस मिली, दोनों इक्वेशन को एडअप करोगे तो f माइनस टी प्लस टी कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, f शुड बी इक्वल टू 3m इंटू ए. यस सर, सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूं और 3, सो 3 को यूज कर रहा हूँ 1 और 2 में डायरेक्टली, तो आपके पास एक्सेलरेशन a कितना आएगा, f अपॉन 3m. समझ में आई बात, पक्का. आगे देखो इस क्वेश्चन में, देखो आपको क्या दिया है, एक आपके पास वेज है 3m मास का एंड द इंक्लिनेशन एंगल इज गिवन एज थीटा. देखो हमने ब्लॉक बी बोला है एंड इट इज अटैच टू अ ब्लॉक ए वाया अ स्ट्रिंग, जैसा आपको सिस्टम में दिख रहा है. आपको दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. डन. सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बी का. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी. बताओ बी के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, 3mg नीचे लगा, 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेफ्ट में t लगेगा, पहले नॉर्मल रिएक्शन बता, 3mg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एक तो लगेगा Upward. ग्राउंड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लिख लेते हैं n1. स्मॉल मास m a वाला 3m के कांटेक्ट में आने की वजह से एक वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, n2, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, कितना n2, कितने एंगल पे लगाएगा, थीटा, थीटा एंगल पे. और बताओ टेंशन लगेगा लेफ्ट पे, दो टेंशन फोर्सेस आएंगी यहाँ पे, मल्टीपल आएंगी, उसको एनालाइज करो. कैसे एनालाइज करोगे, टेंशन फोर्स टी 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 यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन फोर्स टी, और एक टेंशन फोर्स टी ऐसे भी लग रहा है. यस सर, सो जो आपका बी वाला वेज जो है, इसको इस वाली ऑरेंज पुली को सपोर्ट करना है, सो उसके दोनों टेंशन फोर्सेज आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला और एक इंक्लाइंड वाला, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी आई दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन फोर्स कितना आ गया, 2t, 2t. और एक आएगा इस डायरेक्शन में कितना, टेंशन फोर्स टी. ठीक है, कितने एंगल पे आएगा, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. डन, यस सर, पक्की बात. अच्छा, अब ये बताओ इस वाले सिस्टम को जब आप रिलीज करोगे, जब आपने इस वाले सिस्टम को रिलीज किया, सो ए ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बी वाला ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जाने की वजह से हम मान लेते हैं उसकी एक्सेलरेशन कितनी आई, ए एक्सेलरेशन आई. टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड उसकी एक्सेलरेशन कितनी आई है, ए. सो बी वाला जो वेज है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा. उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख लें, तो क्या लिखोगे, 2t माइनस टी कॉस थीटा प्लस n2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 3m यस सर, इंटू ए. बात समझ में आई. हाँ, मैंने यहाँ पे क्या Yes, किया, sir. किसको रिजॉल्व किए, n2 को रिजॉल्व किया और टेंशन फोर्स t को रिजॉल्व किया इन द हॉरिजॉन्टल Direction, डायरेक्शन. yes, डन. ये तो बन गया हमारे पास b का फ्री बॉडी डायग्राम. अब जो आपका ब्लॉक नंबर a है, ब्लॉक नंबर a वो b के सरफेस पे मूव कर रहे हैं और b खुद मूव कर रहे हैं. सो a की जो हम एक्सेलरेशन जो लिखेंगे या a का फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वो b के रिस्पेक्ट में बनाएंगे. जैसे ही मैं b के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा तो b को मैं क्या मान लूंगा, स्टेशनरी. सो b की जो एक्सेलरेशन जो थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में a के ऊपर एक स्यूडो एक्सेलरेशन आ जाएगी, या a के ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा. a के ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा. यस सर, बनाओ. नाउ आई एम ड्राइंग माय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ a किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक b. डन.
तो बताओ ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स T ड्यू टू स्ट्रिंग आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ए बी के सरफेस पे मूव कर रहा था, देखो देखो ए कहाँ पे मूव कर रहे, बी के सरफेस पे, कितनी एक्सेलरेशन से बी जा रहे, ए एक्सेलरेशन से जा रहे। सो ए के ऊपर सूडो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा मैग्नीट्यूड में, मास ऑफ द ब्लॉक ए मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑन विच ए इज केप्ट। कितना? ए, ये तो लग गया सूडो फोर्स m इंटू ए। साथ में जैसे ही आपने बी को स्टेशनरी किया या बी जब लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया, सो ए राइट हैंड साइड में कितना जाएगा? जितना बी लेफ्ट हैंड साइड में गया। दो तरीके से स्ट्रिंग फ्री होगी। देखो देखो कैसे, जब आपका बी कहाँ पे मूव किया, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, सो नीचे वाला जो आपकी स्ट्रिंग का जो पोर्शन जो है, नीचे वाला स्ट्रिंग का पोर्शन जो है ये फ्री होगा, उतना ही आपका ऊपर वाली स्ट्रिंग का पोर्शन भी फ्री होगा। सो अगर आपका बी वाला ब्लॉक x डिस्टेंस से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव किया है, सो आपकी स्ट्रिंग टोटल कितनी फ्री हो गई? x नीचे वाली तरफ से और x ऊपर वाली तरफ से, टोटल कितनी फ्री होगी? 2x। सो ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा? 2x जाएगा। अगर b का एक्सेलरेशन a है, सो a का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2a, डबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है? इंक्लाइन डायरेक्शन में। कितना? 2a। तो यहाँ पे हम जितने भी फोर्सेज हैं उसको इंक्लाइन डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, जितने भी फोर्सेज हैं उनको इंक्लाइन डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। साथ में हम एक फोर्स भूल के, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 जो ब्लॉक बी और ए के बीच में लगा होगा, N2, और कितने एंगल पे लगा होगा? थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, नहीं थीटा विद द वर्टिकल। क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होगा। Yes, sir. अब जितने भी फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा वो किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा बताओ? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इस येलो वाली लाइन के अलोंग रिजॉल्व करूंगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं करूंगा मैं। ठीक है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ए वाला जो ब्लॉक जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं? इंक्लाइन डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस रिजॉल्व होंगे? mg स्यूडो फोर्स भी रिजॉल्व होगा, और साथ में कौन सा फोर्स रिजॉल्व होगा? mg वाला फोर्स भी रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व कर दो। सो ma का कंपोनेंट जो इस तरफ जो आ रहा होगा कितना आएगा? ma cos थीटा, और mg को रिजॉल्व करोगे तो mg का भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा? mg cos थीटा आएगा, नहीं sin थीटा आएगा। थीटा, अच्छा हाँ ठीक है, 90 माइनस, हाँ ठीक है, कितना आएगा? mg sin थीटा। तो टोटल फोर्स कितना लग गया इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में? टोटल फोर्स कितना लगा? ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस t। क्या लिखोगे? ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस t शुड बी इक्वल टू m इंटू 2a, m इंटू 2a, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2a। अच्छा, जो हमारा ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी, उसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वहां से मुझे n1 और n2 का एक रिलेशन मिलेगा। ये ऐसे कहते हैं, ब्लॉक नंबर ए के लिए हम ब्लॉक नंबर ए की इक्वेशन लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी। कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग लिख रहा हूँ? ये पिंक वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग, विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन में भी मेरा मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा। जब आपने बी को स्टॉप कर दिया फिर तो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन प्लेन में मूव किया, लेकिन बी तो मूव कर रहे हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा होगा। तो इस पिंक कलर वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या बनेगी? n2 प्लस ma अच्छा sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। यस सर। n2 प्लस ma sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब बताओ आपके पास टोटल इक्वेशन कितनी बन गई और वेरिएबल्स कितने हैं? पहले वेरिएबल्स को काउंट करो। सो एक वेरिएबल तो आएगा टेंशन T, एक वेरिएबल आएगा नॉर्मल रिएक्शन N2, वेरिएबल A आया, सिर्फ इतने, और तो कोई भी नहीं आया।
कितने वेरिएबल्स आए? 3 वेरिएबल्स आए। और इक्वेशन भी कितनी बनी है? 3 इक्वेशन बनी। यस सर। हमने एक वेरिएबल को डायरेक्टली एलिमिनेट कर लिया बाय टेकिंग दिस एक्सेलरेशन 2a, और पहले ही हमने कंस्टेंट रिलेशन बना लिया 2a और a के बीच में। यस सर। हाँ 2a और a के बीच में एक कंस्टेंट रिलेशन बना लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन a जो आएगा वेज का, वो कितना आएगा? g sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कॉस थीटा। कितना आएगा? g sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कॉस थीटा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे यहीं पे ये बताओ a की एक्सेलरेशन कितनी आएगी? जो हमने एक्सेलरेशन a जो लिखे, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b, वेज b। अब a का एक्सेलरेशन जो माना था वो कितना माना था? 2a। 2a विद रिस्पेक्ट टू b, 2a विद रिस्पेक्ट टू b, लेकिन b खुद कहाँ जा रहे? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। सो आपने एक तरीके से क्या लिखा है, इधर ध्यान से समझो इस चीज को, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। a रिलेटिव क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस विल गिव यू द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। हाँ है ना? अब आपने जो मानी है, आपको निकालना क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो आपने यहाँ पे b की एक्सेलरेशन जो निकाली है, वो कौन सी निकाली है? एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो तो आपने डायरेक्टली एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकाली है, बट इज द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक a। तो मैं क्या बोलूंगा इस वाली इक्वेशन से? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इक्वल टू द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम में देखो कहाँ पे आ रहा है? 2a इस तरफ आ रहे, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ पे आया? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो आपको क्या देगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन। वो आपको क्या देगा? रिलेटिव। सो दिस इज दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? ये वाला। सो ये ब्लू कलर का जो वेक्टर जो है, ये आपको क्या बता रहे हैं? एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। दोनों के बीच का एंगल आप निकाल लोगे, दोनों का आपको मैग्नीट्यूड पता है, तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा। समझ में आया? यस सर। b का तो वो जनरली पूछता है आपसे, जो आप निकाल भी लेते हो। a का कैसे निकालना है वो समझ में आ गया? आ गया। पक्का? Yes. आगे देखें, अगला देखो। अगले क्वेश्चन में इसने क्या दिया? दैट ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। गिवन दैट a का मास कितना है? 10 kg, b का मास कितना है? 10 kg, लेकिन a वाले के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा है, कितना? 400 न्यूटन का। कितना लगा है? 400 न्यूटन का। आओ बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। सो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बनाते हैं? a का बनाते हैं। सो बताओ a के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? 10g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन n1 अपवर्ड डायरेक्शन में, N2 लेफ्ट, एक्सटर्नल फोर्स F टुवर्ड राइट हैंड साइड, N2 b और a की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n2 टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और साथ में a के ऊपर टेंशन फोर्सेस भी लग रहे हैं। एक लेफ्ट की तरफ, टेंशन फोर्सेस देखो कैसे कैसे लगेंगे। b के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और वॉल पे टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो a के ऊपर कौन कौन से आप एनालाइज करोगे? एक टेंशन T ये वाला और एक टेंशन T ये वाला, यस, इन दोनों को एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे हम ये भी साथ में ड्रॉ कर देते हैं। एक टेंशन फोर्स T टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड और एक टेंशन फोर्स T डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डन? कोई दिक्कत तो नहीं? नो a का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। यस सर, सो a की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या लिखोगे? बोलो बोलो। F F माइनस T
माइनस N2 शुड बी इक्वल टू M into 10 into A। A1, ठीक है सर। 10 into A1 लिख लेते हैं, ठीक है। ए का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या रहेंगे, बैलेंस। सो N1 किसके बराबर लिख सकते हो, 10G के बराबर, डन। अब आ जाओ फ्री बॉडी डायग्राम किसका, बी का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी बनाओ। बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टी ऊपर, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन N2 टुवर्ड राइट हैंड साइड। यस सर। बी का मोशन दोनों डायरेक्शन में होगा, बी का मोशन दोनों डायरेक्शन में होगा, किस वजह से, क्योंकि ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से बी को कंस्ट्रेन होना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। कितनी एक्सेलरेशन के साथ, जितनी एक ही होगी, जितनी एक्सेलरेशन के साथ ए आगे की तरफ जा रहा था। Yes, तो अगर हम ये माने ए आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो बी के पास एक एक्सेलरेशन तो आएगी ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। ठीक है। अरे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो लिखो लिखो, क्या लिखोगे, N2 शुड बी इक्वल टू 10 into A। यस सर। ये तो कौन सी डायरेक्शन में लिखी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, जब ए आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो वो अपने साथ साथ पुली को कहाँ लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब ए आपका एज्यूम करो x डिस्टेंस आगे की तरफ गया, सो पुली भी कितना डिस्टेंस आगे की तरफ जाएगी, x डिस्टेंस। सिंस आपका जो येलो कलर वाली जो स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है, ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि एक तरफ तो वॉल से कनेक्टेड है, सो ये वर्टिकल पोर्शन कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एक्स ऊपर, इसको x ऊपर ही मूव करना पड़ेगा ना, तो b ऊपर की तरफ भी साथ में कितना जा रहे हैं, x डिस्टेंस जा रहे हैं, तो b के पास एक एक्सेलरेशन और आएगी, कौन सी, A1, a वाली, A1 कितनी आएगी ऊपर की तरफ, A1। यस सर। समझ में आया, यस सर। पक्की बात। यस सर। और जो हमने b का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो लिखी है a रेड कलर वाली, वो क्या रहेगी, सेम। सो ऐसा करते हैं, जो 10 kg वाला ब्लॉक की इक्वेशन जो हमने लिखी है ना 10A1, उसमें से A1 को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि A1 का हमने मैग्नीट्यूड कितना मान लिया है, a। सो सारी एक्सेलरेशन a और a रहेंगी। अब मुझे ये बताओ, b की वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, t माइनस 10G शुड बी इक्वल टू 10 into A। यस सर। वेरिएबल्स काउंट करो कितने आए आपके पास, टेंशन फोर्स T, नॉर्मल रिएक्शन N2, A, एक्सेलरेशन A। इक्वेशन कितनी आई, 1 2 और 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगी ब्लॉक ए की, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए दैट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी के पास दो एक्सेलरेशन आ रही हैं, एक आ रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए, और एक आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में ए। सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी गिवन बाय 10 वेक्टर ऑफ 10 प्लस 10, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 10 के कैप, 10 रूट 2 के, सॉरी हाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ समझ में आया, यस सर। कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री वाले एंगल पे ये जा रहा होगा, इजी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में इसने आपको क्या दिया, दैट ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, द ब्लॉक A is having mass 10 kg and the block B is having a mass of 5 kg, then you have to find the acceleration of both the blocks. सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंशन निकाल लेंगे सभी स्ट्रिंग्स में। फोर्स नहीं लग रहा मुझे, फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। 5 kg वाला ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से A का मोशन आएगा। देन B की वजह से टेंशन फोर्स T ऊपर, और यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन आपने अलग अलग स्ट्रिंग में हर जगह लिख ली। अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, ए का बना रहे हैं। सो बताओ ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, 10G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन N1, बी और 10 की सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। इंक्लाइन, हाँ इंक्लाइन, let us say that the angle is theta, inclination angle is theta। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ गिवन होगी आपको। हाँ सो बताओ, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में कितना, N2 आएगा, मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। और बताओ टेंशन फोर्सेस बाकी बचेंगी, दो टेंशन फोर्स तो आपके पास आ रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
ठीक है, कितना लिख लोगे 2t। और एक टेंशन फोर्स आ गया इंक्लाइन डायरेक्शन में, हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ t विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। डन। और कोई फोर्सेस नहीं। बी वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी बनाओ बनाओ बनाओ। कैसा बनेगा? 5G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस सर, टेंशन फोर्स T स्ट्रिंग की वजह से इंक्लाइंड, इंक्लाइन डायरेक्शन में, हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ T और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी? थीटा एंगल बना रही है। साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, n2, जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही होगी? एंगल थीटा। डन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपका जो ब्लॉक जो है वो ए के सरफेस पे मूव कर रहा है ना, ए के सरफेस पे मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव करने की टेंडेंसी होगी उसकी? नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ए वाला ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा? बोल। राइट, टूवर्ड राइट हैंड साइड। मान लेते हैं ये टूवर्ड राइट हैंड साइड ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, सो बी ए के सरफेस पे मूव कर रहे हैं और ए खुद भी मूव कर रहा था। सो हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये किस रिस्पेक्ट में बनाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू ए। यस सर, हम फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ए बना लेंगे। यस सर, सो ए के रिस्पेक्ट में बनाने की वजह से अब आपके सरफेस के ऊपर, मतलब वी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द ब्लॉक बी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट। एक्सेलरेशन ए के सरफेस पे और ए कहाँ पे जा रहे हैं? टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले तो फोर्स किस तरफ आएगा? राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मास कितना है बी का? 5 और एक्सेलरेशन कितनी है? a। सो अब जो आपने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? 5a। यहाँ पे जो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ये बना रहे हो बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, साथ में मुझे ये बताओ, अगर बी x डिस्टेंस आगे आपकी आगे की तरफ मूव करती है, सो बी वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? बी वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव करेगा बताओ? 2x मूव करेगा। बात समझ में आई? क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कितनी फ्री हो जाएगी? 2x डिस्टेंस से फ्री हो गई। ठीक है। सो अगर x आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करता है, सो b डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा? 2x। ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन है। सो मैं बोलूंगा कि जो मेरा b वाला ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं? 2a एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं। अब जो मेरा b वाला ब्लॉक है उसके मैं फोर्सेस को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करूंगा। एक इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन, ये पिंक कलर वाली, और दूसरी इंक्लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये येलो कलर वाली। समझ में आया? लेकिन ए का मोशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन ए की, क्या लिखोगे? 2t प्लस t cos थीटा माइनस n2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 10 into a। ठीक है। और तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनेगी। बी की लिखो येलो कलर वाली डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे येलो कलर वाली डायरेक्शन के लिए? 5G वाले फोर्स का भी एंगल कितना बनेगा? थीटा इस वाली डायरेक्शन के साथ बन रहा होगा, तो कितना आएगा? 5G cos थीटा। यस सर, 5G cos थीटा किससे इक्वेट होगा? प्लस 5a cos थीटा, स्यूडो फोर्स का, प्लस 5a cos थीटा। और बताओ और कोई आएगा? नहीं, शुड बी इक्वल टू n2। ये जो लिखा हमने येलो कलर वाली डायरेक्शन के लिए। पिंक कलर वाली डायरेक्शन के लिए बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन। आपका ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो कितना लिखोगे? 5G sin थीटा माइनस 5a cos थीटा माइनस t इज इक्वल टू 5 इंटू 2a। यस सर, वेरिएबल्स काउंट करो कितने हैं आपके पास? टेंशन फोर्स T, नॉर्मल रिएक्शन N2, एक्सेलरेशन A। बस 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल सॉल्व होंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन A का मैग्नीट्यूड जो आएगा, एक्सेलरेशन A का मैग्नीट्यूड जो आएगा, इट विल कम आउट टू बी
2g sin थीटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 cos थीटा। कितना आएगा? 2g sin थीटा अपॉन 9 + 5 cos थीटा। ये तो आ गई आपके पास एक्सेलरेशन ए, कौन से ब्लॉक की? ब्लॉक ए की, जिसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द वेक्टर फॉर्म। कहाँ पे जा रहा होगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब मुझे बताओ बी की जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे, बी की एक्सेलरेशन कौन कौन सी आएंगी? तो बी के लिए बना लो उसकी एक्सेलरेशन का डायग्राम। बताओ बी की एक्सेलरेशन एक तो आई थी 2a, कहाँ पे? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। कितना आया था? 2a। और ये ए के सरफेस पे रखा हुआ था। ए कहाँ पे जा रहे हैं इस केस में? टुवर्ड राइट हैंड साइड। कहाँ पे जा रहे? टुवर्ड राइट हैंड साइड, जिसको मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखा, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए के बराबर। जो आपका 2a वाला जो है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो आएगा टुवर्ड राइट हैंड साइड, जो कितना आएगा? और एक आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंगल कौन सा बनेगा? एंगल देखो, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बन रहा होगा थीटा। सो दिस विल बी 2a cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना बनेगा? 2a sin थीटा। अब जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया है एक्सेलरेशन का, ये कौन सा बनाया है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। ये कौन सा बना दिया आपने? डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर का मॉड कितना आएगा? √of a + 2a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a sin थीटा का होल स्क्वायर का होल रूट। बात समझ में आई? पक्का? इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको बी की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द एब्सोल्यूट टर्म्स पता चलेगी।